तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमें बताया जाता है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ना, वो एक बहुत अमीर फैमिली से होता है और अर्मियन एम्पायर में उसकी फैमिली की अच्छी खासी पकड़ होती है। और वो एक प्रेस्टीजियस एकेडमी से पढ़ा होता है और वो पैसों का ना बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए लोगों ने उसका नाम मनी हाउंड तक रख दिया था। और अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है फरनान। वो ऐसे ही अपने यूजुअली की तरह अपने दिन गुजार रहा था, मर्चेंट गिल्ड से बजट वगैरह देख रहा था, उन्होंने कितनी कमाई वगैरह करी और उनको डांट रहा था कि तुम अपने टारगेट वगैरह अचीव नहीं कर पाए। कि अचानक से बिल्कुल साफ सुथरा मौसम होता है, जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होता तभी कुछ होता है कि अचानक से तड़ 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 करके एक बिजली आके उस पर गिर जाती है। वो उसके पास मान अभी भी वो थोड़ा सा बच जाता है और वो देखता है कि एक दूसरी आत्मा उसकी बॉडी इन्वेड करना चाहती है और वो उसको कब्जाना चाहती है। पर वो उसको कब्जा पाती इससे पहले उसने अपनी हिम्मत जुटाई, उसने जितना भी माना बचा वो यूज करके उस आत्मा को हरा दिया। पर उस आत्मा का ना एक छोटा सा हिस्सा उसके शरीर में मिल गया। उसके दिमाग में ऐसी मेमोरीज आने लगी जो आज तक उसने देखी भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब से शब्द लिखे हुए आने लग गए, जैसे कि दुनिया तबाह हो जाएगी, उसकी फैमिली उसे लात मार के बाहर निकाल देगी और वो बिल्कुल कंगला हो जाएगा, उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ये जो भविष्यवाणी थी ना, ये उसके लिए उसकी मौत से भी ज्यादा बदतर थी। और वो खास करके इस बात से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मेरा पैसा चला जाएगा सारा का सारा, ये कैसी बुलशिट है। और फिर उसने वो हर तरीका अपनाया कि वो कोशिश कर रहा था कि जो आत्मा उसकी बॉडी इन्वेड कर रही थी ना, वो उसका पता लगा सके। पर वो उसका पता लगा नहीं पाया और ना ही वो वजह जान पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो आत्मा उसकी बॉडी हथियाना चाहती है। और पर एक बात वो 100% श्योर था कि ये जो भी भविष्यवाणी है ना, ये अभी तक तो सारी की सारी सच है, क्योंकि इससे उसने अभी बहुत पैसा कमा लिया था। पर वो ये पैसा कमा के ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि अगर ये भविष्यवाणी सच है तो वो तो बेचारा कंगला होने वाला था और वो आसमान से सीधा जमीन पे गिरने वाला था। इसलिए वो मेक श्योर करना चाहता था कि ये सच में सच है ना। तो फिर वो अखबार वगैरह पढ़ रहा होता है एकेडमी की, उसमें वो एक नाम सर्च कर रहा होता है और वो उसे नाम मिल जाता है एंट अर्मियन। और वो बोलता है कि हाँ, इसने आखिरकार एकेडमी ज्वाइन कर ही ली जैसा उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। और वो फटाफट फिर वहां से भागता है उसको ढूंढने के लिए। भविष्यवाणियों में से उनसे 3 भविष्यवाणी ऐसी थी जो बिल्कुल याद थी। कि पहली वो कि वो बेघर हो जाएगा, उसके पास कोई घर नहीं बचेगा, वो कंगला हो जाएगा। दूसरी ये कि 72 डीमंस जिनको सबसे पहले समन करा गया था ना, वो वापस अपनी ताकत पा लेंगे। और तीसरी ये कि एंट अर्मियन इस दुनिया को उन डीमन से बचाएगा। एंट अर्मियन को हर कोई जानता है क्योंकि वो डिसेंडेंट है उस एम्परर का जिसने इस देश का निर्माण करा था। इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं, इसीलिए अर्मियन फैमिली की जो पावर पहले थी वो अब नहीं रही है, उन्होंने अपनी काफी ताकत गवा दी है। भविष्यवाणी के हिसाब से वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो मेरे से नफरत करने लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं डीमंस के साथ काम करने लग जाता हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं वो फ्यूचर बदलना चाहता हूँ। और बिल्कुल डिटेल में भी नहीं लिखा हुआ कि ये सब कैसे हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि अभी वो कोई डंजन ढूंढ रहा है, तो मेरे को उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जितना मेरे को भविष्यवाणी से याद है, वो डंजन इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसके अंदर पहले एम्परर की स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता है। और जितना मेरे को और याद आ रहा है कि वो क्रोकर घायल हो जाता है डंजन ढूंढते हुए। अगर वो भविष्यवाणी में वो मेन कैरेक्टर ना होता ना जो दुनिया बचा रहा है, तो वरना मैं उसको ही अपने हाथ से मार देता। और फिर उसको खून के निशान दिखते हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हुए उसको ढूंढने की कोशिश करता है। और अचानक से वो उसकी नजरों के सामने भी आ जाता है और वो बोलता है कि एंट अर्मियन ये न्यू स्टूडेंट्स के घूमने लायक जगह नहीं। वो पूछता है तुम कौन और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मैं फर्नान हूं और तुम्हें कौन नहीं जानता होगा, तुम फाउंडिंग एम्परर के डिसेंडेंट हो। वो उसकी चोट देखता है और उसकी तरफ हाई लेवल पोशन की एक बोतल फेंकता है और बोलता है लो तुम इसे यूज करो, ये लो लेवल पोशन से ज्यादा बढ़िया है। वो उसको देख के बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसे देने के लिए। वो बोलता है कि तुम फाउंडिंग एम्परर के वो हो, बेशक तुम्हारे पास अभी उतनी पावर नहीं रही, पर तुम एक अच्छे इंसान जरूर हो, तो इसको मेरी एक तरफ से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझो। तो वो देख के हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये पैसों के लिए उतना क्रेजी नहीं है जितनी मैंने उसकी बात सुनी है। फिर फरनान आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुम बहुत लकी हो कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना कोई भी अनऑथोराइज यहाँ पे मिल जाता तो उसके लिए बुरी बात हो जाती। तो हरमन उसे थैंक यू बोलता है और वो भी वहां से चला जाता है। पर वो जाने की एक्टिंग करता है, वो असल में उसका पीछा कर रहा होता है और वो उसके पीछे पीछे उस डंजन में जाता है। वो डंजन में जाके देखता है यार डंजन तो सच में यहीं पे है, ये वही डंजन है जहाँ पे उसे स्वॉर्ड मिलती है। वो असल में बहुत घायल होता है ओरिजिनली, पर अब वो मेरे पोशन की वजह से ठीक है। तो वो बोलती है सारी भविष्यवाणी मतलब सच है, तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा। क्या चूतिया फ्यूचर है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी ना बैठ के सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं, एंटरमिन ऐसा बंदा है जो मेरे डाउनफॉल का कारण बनता है, पर फिर भी ना वो एक ऐसा स्टॉक है जिसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके पीछे बिल्कुल कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता फिरूं कि उसका लॉयल डॉग बन जाऊं। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि उसे पैसे से खरीद लूं, क्योंकि उसको अपना सम्मान ज्यादा ही प्यारा है। और अगर मैंने उसे गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करी, कहीं मेरे पे ही बैकफायर ना कर जाए। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसका बटलर आ जाता है। वो बोलता है मास्टर क्या हुआ, आप इतने क्या सोच रहे हो? तो वो उसे बोलता है कि चलो एक चीज इमेजिन करो कि मान लो तुम एक मर्चेंट गिल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि जो बहुत अच्छा तुम्हें प्रॉफिट ला के देगी, तो तुम क्या करोगे? वो बोलता है मैं बिना किसी भी हेजिटेशन के इन्वेस्ट कर दूंगा उन पे। पर वो बोलता है पर अगर उनका स्टाइल ही अलग हो तुमसे काम करने का, तो फिर क्या करोगे? वो बोलता है इसमें क्या दिक्कत है, आपने ही तो मेरे को एक बार बोला था कि पैसा हर स्टाइल के साथ मैच हो जाता है। वो बोलता है कि ये सही कह रहा है कि मेरे को एक बार जाके ना अरमियन से मिलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो अरमियन ने स्वॉर्ड ली थी ना, उसमें से एक ईगो होती है बाहर निकलती है और वो उससे बात कर रही होती है। वो बोलता है कि अरमियन का एक डिसेंडेंट इतना नीचे कैसे गिर गया, वो इतनी लो रैंकिंग में कैसे आ गया, मेरे को विश्वास नहीं होता। अगर अभी तक हमारा लेट एम्परर जिंदा होता तो वो सबको जैसे उसने डीमंस को मारा है वैसे ही मार देता। वो अरमियन बोलता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं कमजोर हूं। तो वो चिल्ला के बोलता है एक अर्मियन डिसेंडेंट कैसे कमजोर हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं होता। वो बोलता है इसमें पार्शली एम्परर की भी गलती है। वो पूछता है कैसे? तो वो बताता है कि एम्परर ने जो वो इंपीरियल सक्सेशन था उसको बंद कर दिया था, इस वजह से कि मैं थ्रोन पे बैठ नहीं सकता लीगली। और उसने सारे सिस्टम भी बदल दिए थे जिससे जितने भी हाउसेज वगैरह थे वो भी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रोन पे बैठने के लिए। और वो बोलता है कि अर्मियन की जितनी भी धन संपत्ति और जमीन वगैरह थी वो भी ज्यादातर उन्होंने डोनेट कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे पास ना ज़्यादा पावर बची थी ना पैसा बचा था, और जो हमारी सीक्रेट स्वॉट टेक्निक्स वगैरह थी वो भी हम खो चुके थे। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है और अर्मियन पूछता है अंदर से कि कौन है? तो वो बोलते तुम्हारा सीनियर। तो अर्मियन दरवाजा खोलता है। वो बोलता है फर्नान तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो बोलता है क्या तुम बिजी हो क्या? बोलता है नहीं मैं फिलहाल तो बिजी नहीं हूँ। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा कुछ समय लेना चाहता हूँ, ये प्लेस काफ़ी पब्लिक है तो चलो कहीं किसी शांत जगह पे चलते हैं। वो बोलता है कि मेरे को बस 10 मिनट दो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। वो बोलता है 10 मिनट? हमारे टाइम पे तो हमारे सीनियर्स जैसे ही बोलते थे हम तो साले चड्डी में भी भाग आते थे, और तू 10 मिनट बताया? बोलता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट दो बस, मैं अभी आया अभी आया। और फिर वो फटाफट चेंज करके आता है। इतने में उसकी वो ईगो चिल्ला रही होती है कि ये एंशिएंट बूमर कौन है, ये कैसे चिल्ला रहा है एक अर्मियन पे? तो वो बोलता है कि ये फर्नान पेलनबर्ग है, वो एल्डेस्ट सन है उस हाउस का। तो वो बोलता है वही जो पैसों वाली फैमिली है, और उनकी हिम्मत कैसी हुई एक रॉयल फैमिली पे चिल्लाने की। अर्मियन फिर उससे मिलने जाता है और वो उससे पूछता है फरनान कि तुम यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड भी ले गए? वो बोलता है मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती है तो मैं ज़्यादा काम रहता हूँ। तो अर्मियन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ कि नाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका स्वॉर्ड। और फिर वो उसको कहता है कि मेन्यू में से कुछ ऑर्डर कर लो जो तुम खाना चाहो। वो बोलता है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं कर सकता। फरनान फिर बोल पड़ता है कि हमारे टाइम में तो यार हमें सीनियर्स को ऐसे मना नहीं करते। तो वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। फिर फरनान मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे नालायक अनुभवी इंसान की वजह से कैसे कंगला बन गया, ये सोच सोच के मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो अर्मियन से पूछता है कि एकेडमी के बाद तुम्हारा गोल क्या है, तुमने क्या सोच के एकेडमी ज्वाइन करी? क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने तो कई सालों से ज्वाइन वगैरह नहीं करी, एकेडमी लोग ज्वाइन करते हैं कनेक्शन वगैरह बिल्ड करने के लिए, तुम्हारा क्या गोल है? तो वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को वापस से उठाना चाहता हूँ ताकि मेरी फैमिली पे कोई लुक डाउन ना करे। मैं रॉयल नाइट ज्वाइन करके वापस से अपनी फैमिली को उठाऊंगा और उनका ऑनर वापस लेके आऊंगा। फरनान सोचता है ये अपनी लीनेज पे इसको बहुत ज्यादा प्राउड है और ये इतना भी सॉफ्ट नहीं है जितना ये दिखता है। फरनान सोचता है कि मेरे को धीरे धीरे इसका ट्रस्ट जीतना होगा और जैसे ही मेरे को इसकी मदद का मौका मिलेगा मैं तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूंगा और अपनी साइड ले आऊंगा। और इतने में फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका बटलर आ जाता है। वो उसे बताता है कि लूना बर्शेफ मिलने आई थी आपसे, मेरे को लगा था कि आप जल्दी आ जाओगे पर उस वजह से उसको 3 घंटे वेट करना पड़ा। वो बोलता है अच्छा आज वो दिन था क्या वो मिलने आए? वो बोलता मेरे को पता होता आप इतने लेट आओगे तो मैं उसे जल्दी ही भेज देता। रहमान बोलता है कोई नहीं, वैसे भी हमें उन पे प्रेशर डालना है ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स टेक्निक हमें भेज सके। फिर उतने में उसके आगे वो भविष्यवाणी सी होती है और वो उसको वर्ड्स वगैरह क्लियरली दिखाई देने लगते हैं कि एक भूरे बालों वाली लड़की जिसकी आंखें एक्वेरियम जितनी गहरी है, जिसकी स्वॉर्ड बहुत ब्यूटीफुल है और वो मूनलाइट जैसी चमकती है, अरमान उससे प्यार करने लग जाता है। तो वो बोलता है अरमान इसी वजह से तो मुझे हेट नहीं करता। वो बोलता है शेट
ये क्या कर दिया मैंने, कहीं वही तो अरमान का प्यार नहीं है और मैंने उसको नाराज कर दिया, मेरे को किसी भी तरह उसको अपनी साइड लाना होगा, फक। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि फरनान ने कल उसे बुलाया, इतनी देर वहाँ इंतजार करवाया, क्या वो उसकी स्पिरिट्स को दबाना वगैरह चाह रहा है क्या, ताकि वो उससे उसकी स्वॉट टेक्निक निकाल सके। फरनान पीछे खड़ा होकर ये देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि यार ये काफी पिस्ड है कल की बात को लेकर। और फिर वो बताता है कि काउंट बर्चेफ की फैमिली वो है जो कि बॉर्डर्स वगैरह पे रहते हैं और पिछले साल वहाँ पे मॉन्स्टर अटैक हो गया था और उनकी लाइन ऑफ डिफेंस टूट गई, इससे उनको काफ़ी डैमेज हुआ और उनको रिकवरी में मदद करने के लिए उसके फादर ने उनको फाइनेंशियली हेल्प करी थी। ये नहीं कि उन पर कोई दया वया करी हो, असल में वो उनकी स्वॉट टेक्निक्स जो है ना वो चुराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे नोबल्स को रोक लिया कि वो उसकी मदद ना करे और इस वजह से उन पे इंटरेस्ट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और लूना जो एंट की लवर होने वाली है फ्यूचर की, मेरे को इसे किसी भी तरह अपनी साइड लाना होगा ताकि ये मेरे से नफरत ना करे। बेशक इसके लिए मेरे को इनकी फैमिली की स्वॉट टेक्निक ध्याने का विचार छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो लूना के पास जाता है, वो बोलता है यार लूना सॉरी कल के लिए, कल मैं वो कहीं बिजी हो गया था इस वजह से तुमसे मिल नहीं पाया। तो वो बोलती है हाँ हमेशा कमज़ोर आदमी को ही दब के रहना पड़ता है, तो मैं समझ सकती हूँ। वो बोलता है कि ये पर्पसली नहीं था, मेरी बात पे विश्वास करो। वो बोलता है कोई नहीं मैं समझ गई। वो बोलता है पर तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं है। वो बोलते कोई नहीं मैं सोचूंगी मैंने ये सुना नहीं। लूना पूछती है फिर तुम मेरे से मिलना किस लिए चाह रहे थे। वो बताता है कि फिर तुम्हें तो अच्छे से पता ही होगा कि जैसे सेकंड ईयर में हम आ गया तो मैजिक और नाइट डिपार्टमेंट की जॉइंट क्लास। वो बोलती है नहीं, वो बोलता है मेरे को बात तो पूरी करने दो। वो बोलती है अगर तुम मेरे साथ पार्टनर करना चाहते हो तो ये भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी तुम जानते हो कि मैं रैंक 2 और तुम रैंक 10 हो और ये मेरे को इससे बढ़िया पार्टनर मिल सकता है, तो मुझे तुम्हारे साथ जाके क्या मिलेगा। तो वो बोलता है अगर मैं तुम्हारा ब्याज माफ कर दूं अगले 3 साल के लिए कैसा रहेगा, और इतना ही नहीं मैं तुम्हें स्पॉन्सर भी करूंगा। वो बोलती है तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे, और वैसे भी मेरे को स्कॉलरशिप तो मिल भी रही है। वो बोलता है मैं जानता हूँ जो स्कॉलरशिप तुम मिल रही है उसका ज़्यादातर पैसा तो तुम अपने घर पे भेज देते हो, तुम्हारे पास वैसे ही कुछ नहीं बचता, और मैं वैसे भी तुम्हारे टैलेंट में इंटरेस्ट हूँ। और वो बोलती है तो एक नोबल दूसरे नोबल को स्पॉन्सर करना ही क्यों चाहेगा। वो बोलता है हम दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है और मैं भी जानता हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है। वो बोलती है क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हो। वो बोलता है ये समय अपनी प्राइड वगैरह दिखाने का नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे टैलेंट में इंटरेस्ट हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा, वो कितना ही खूबसूरत था, जिस हिसाब से तुम अपनी तलवारबाजी कर रहे थे बिल्कुल ही मैं तो मग्न हो गया था। तुम्हारे जो ब्राउन बाल हिल रहे थे, तुम्हारी झील सी आंखें, और फिर वो उसकी तारीफों के पुल बांधना चालू कर देता है। वो बोलती है ग्रोस चुप हो जाओ, मेरे को तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है, और उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना अपनी मेड को वो सारी बातें बता रही होती है कि कैसे फरनान ने उसे स्पॉन्सरशिप वगैरह बताया और उसका इंटरेस्ट माफ़ करने के लिए कहा, और वो ऐसे ब्लश करते हुए बता रही होती है कि उसने मेरी तलवारबाजी को बोला कि वो कितनी खूबसूरत है। वो मेड ये सुन के गुस्सा हो जाती है कि वो चूतिया जो सिर्फ पैसों का भूखा है उसने ऐसा कहा। मैं मानती हूँ कि उसके नज़रिए काफ़ी तेज़ हैं टैलेंट को पहचानने के लिए। वो बोलती है नैनी थोड़ा शांत होकर बोलो, वो आखिरकार पैलेनवर का वारिस है। कि नैनी बोल पड़ती है क्या वो उसको सेड्यूस भी करना जान गया है क्या। वो बोलते हैं कि नहीं वो मेरे को सेड्यूस वगैरह नहीं कर रहा था, उसको सिर्फ मेरी स्पोर्ट्समैनशिप में इंटरेस्ट है, और वैसे भी वो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट भी तो माफ़ कर रहा है। और इतने में दरवाजे पे नॉक हो जाता है, वहाँ पे उसका बटलर खड़ा होता है फरनान का, और वो बोलता है कि लेडी नूना को मास्टर ना ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे बुला रहे हैं। वो बोलती है ट्रेनिंग ग्राउंड में। वो नर्स उसकी नैनी जो होती है वो चिढ़ के बोल देती है हाँ लेडी आ रही है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचती है और वो सोच रही होती है यार मेरे को उसने क्यों बुलाया होगा। वो बोलती है तुमने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया। वो बोलता है मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा कोई फ़ायदा वायदा नहीं उठा रहा, मैं भी कितना ताकतवर हूँ, मैं ऐसे ही नहीं पहुँच गया। वो बोलती है हाँ मैं मानती हूँ तुम रैंक 10 हो, वो भी बहुत बढ़िया रैंक है, पर 2nd और 10th रैंक में काफ़ी डिफरेंस है, मेरे को नहीं लगता कि तुम मेरे को हरा पाओगे। वो बोलता है वो तो हम देखेंगे। तो वो बोलती है चलो ड्यूल शुरू करते हैं, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, मैं तुम्हें पहला मूव करने को देती हूँ। वो बोलता है मैं ग्रेसफुली इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो अपना मैजिक चालू करता है, एन्चेंटमेंट वगैरह पढ़ना चाहता है, हिम हिम क्लू, और फिर वो उस पर पत्थर बरसाना चालू करता है। वो बिल्कुल पत्थरों को अपनी स्वॉर्ड से काटते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, और वो अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो फिर से अपने मंत्र पढ़ के बिल्कुल जो ग्राउंड होता है ना उसको भी पाड़ देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है ये ग्राउंड तो बिल्कुल रीइंफोर्स था, मैजिक से आसानी से टूट नहीं सकता था। क्यों ये क्या ये अभी तक अपनी असली ताकत छुपा के रख रहा था क्या, ये जानबूझ के 10th रैंक पे मेंटेन था क्या, क्योंकि इसका मैजिक तो काफ़ी हाई लेवल है। और उन दोनों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू हो रही होती है, और वो अपने स्पेल्स वगैरह लगातार उस पर फेंक रहा होता है, पर वो भी कम कहाँ थी, वो भी उसे लगातार उसके पत्थर वत्थर जो उसके हाथ काट रही होती है। लूना फिर सोच रही होती है यार ये इतने ज़्यादा हाई लेवल स्पेल्स यूज़ कर रहा है, इसके पास आखिर कितना माना है, ये डेफिनेटली किसी 10th
प्लेस की एबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है और मैं अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर ऐसे ही करती रही तो मैं ज़रूर हार जाऊंगी। तो फिर वो बिल्कुल अपना ऑरा वोरा चार्ज करती है और फिर उसके ऊपर हाई जंप लगा के कूदती है, बीच में जितने भी पत्थर वत्थर होते हैं सबको स्लाइस वगैरह कर देती है। इतने में फरनान अपना वो स्टाफ जो होता है मैजिक वो नीचे गिरा देता है और वो बोलता है यार मैं हार गया, मैं गिव अप करता हूँ। तो लूना को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो बोलता कैसा मजाक उड़ा रहा हूँ, मेरा सिंपली माना खत्म हो गया है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेज बिना किसी माना के एक नाइट को हरा सके। तो वो सोचती है यार मनी मन की लग तो नहीं रहा ये एक्टिंग कर रहा है, पर मैं इसका माना भी बिल्कुल खत्म हो गया है, सच कह रहा है, पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, कि मैं रॉन्ग हो गया यार, किसी किसी ने मेरे साथ चूतिया काट दिया, वो ये सोच रही होती है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को तुम्हें ना एक एक्चुअली एक चीज़ देनी है और वो उसकी तरफ चॉकलेट बॉक्स आगे बढ़ाते हुए बोलता है ये मेरे को हराने के लिए गिफ्ट, मेरे को मैंने सुना है कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और ये विस्की चॉकलेट है जो हमारी फैमिली की स्पेशलिटी है, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इसके बदले तुम्हें और भी कुछ दे सकता हूँ, जैसे फर्नांडन की स्पेशल चॉकलेट, वर्ल्ड ट्री चॉकलेट। लूना बोलती है रुको 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 एक सेकंड रुको, क्या तुमने मेरे पे बैकग्राउंड चेक वगैरह करा है? वो बोलता मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो बस जो रैंकिंग में जो टॉप प्लेयर्स है मैंने सिर्फ उनका डाटा वगैरह देखा है। वो बोलते हैं इसे ही बैकग्राउंड चेक करना बोलते हैं, और वैसे भी तुम मेरे को चॉकलेट क्यों दे रहे हो, मैंने तो सिर्फ एक छोटा मोटा ड्यूल से जीता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। वो बोलता मेरे को लगा कि तुम्हें ये पसंद है इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा था, पर अगर तुम्हें नहीं चाहती तो ठीक है। वो बोलते किसने कहा मैं नहीं चाहती, और वो उससे छीन लेती है। वो बोलता फिर चलो अब आगे से एक साथ अच्छे से रहते हैं। वो बोलती है रुको, वो बोलते क्या हुआ, वो पूछती है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा माना वगैरह है, इतना है कि मैं एज्यूम भी नहीं कर पाएगी वो कितना है, तो तुम फिर भी इतने 10th प्लेस पे क्यों हो? वो बोलता है ऑब्वियस है कि एक मर्चेंट कभी भी खुद को आगे नहीं रखता फ्रंट लाइन पे। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपने रूम में होता है और फिर उसका बटलर पूछता है कि यंग मास्टर आप ड्यूक को क्या जवाब दोगे, वो बर्चेफ की सीक्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के पीछे काफी समय से थे और आपने उसको अपने हाथों से जाने दिया। और वो बोलता है मैंने जब ये शुरू करा था मैंने सोचा था मैं क्या जवाब दूंगा, और मैंने फादर को वो लेटर वगैरह भी लिख दिया है, मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा वो मेरे से बात करना बंद कर देंगे, तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे? वो बोलता है वो बात करना बंद तो पता नहीं, पर आपको वो मार जरूर देंगे। और फिर कुछ दिनों बाद उसको एक लेटर मिलता है उसके फादर से जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक डीमन ने पोजेस कर लिया है। वो ये सुन के पढ़ के हैरान हो जाता, मतलब कि डीमन ने पोजेस कर लिया है, साला घुमा फिरा के मेरी जिंदगी में डीमन कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को फादर से जाके तुरंत बात करनी पड़ेगी। वो सोचता है मैं फादर को भविष्यवाणी के बारे में तो बता नहीं सकता, मेरे को कुछ और भी सोचना पड़ेगा। और फिर वो अगले दिन जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। उसको देख के उसके फादर कहते हैं तेरे को देख के तो तू ठीक ठाक सा ही लग रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही। क्या तूने कोई दवाई ववाई खा ली जिसका असर तेरे दिमाग पे हो गया, या जो फर्स्ट एम्परर ने जिन डीमंस को मारा था उनमें से किसी एक ने तेरे को पोजेस कर लिया? वो बोलता है फादर मैं सिर्फ बर्चेफ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, वो मेरे को ज्यादा बेटर प्लान लगता है। उसके फादर बोलते हैं बेटर प्लान, बेटर इन्वेस्टमेंट, वो भी उनकी सीक्रेट स्पोर्ट्समैनशिप से ज्यादा है? वो बोलता है मैं अभी आपको ये बात नहीं बता सकता। वो बोलता है फरनान क्योंकि मैं अभी आराम से बोल रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस टाइम तुम एक क्रिमिनल हो जिसने हमारी फैमिली को तबाह करने के बारे में सोचा है। वो बोलता है मैं ये जानता हूँ पर इससे मेरी थॉट्स वगैरह बदल नहीं जाएगी। और फिर वो बोलता है कि अगर आप बर्चेफ का केस मेरे हाथों में छोड़ दो तो मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट ला के दूंगा। वो बोलता है उनकी सीक्रेट स्पोर्ट्समैनशिप से भी ज्यादा। वो बोलता है हाँ। वो बोलता है इसका राज क्या है, कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? बोलता मैं ये आपको ये तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको कुछ और जरूर बता सकता हूँ। उसके फादर बोलते हैं क्या? वो बोलता है कि आपको जैसे पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन एजेंसी है, तो यहाँ से वेस्ट ऑफ एलाउस माउंटेन है ना, जो विस्काउंट डोनेरेट्स की टेरिटरी है, वहां पे एक माना क्रिस्टल की माइन है, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी, बर्चेफ की स्पोर्ट्समैनशिप के घाटे से ज्यादा ही देगी। फरनान मनी मन सोच रहा होता है यार मेरे को ये तो नहीं पता कि वो माइंस कितनी बड़ी है, पर वो माइंस मेरे को कुछ समय जरूर दिला देगी फादर से डिस्कशन के लिए। और फिर वो अपने फादर को बोलता है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि विस्काउंट की फैमिली जो वो समुद्र में जहाज है, वो उनके पास जो है ना वो टाइफून में फंस के वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया था, जिस वजह से उनको काफी फाइनेंशियल लॉस वगैरह हुआ है। तो तुम उस बात का फायदा उठा के वो माइन तक अपना रास्ता बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके फादर कहते हैं माइन से हमें प्रॉफिट तो अच्छा खासा होगा, पर इस बात को हमें पहले कंफर्म करना होगा, तो अभी के लिए तुम वापस अपनी एकेडमी में जाओ और जाके पढ़ाई करो, इसका रिजल्ट जो भी आएगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो फादर को कहता है ठीक है फादर। और वो सोचता है यार चलो मेरे को कुछ टाइम मिल गया, इससे मेरे 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे। और पीछे से उसके आवाज आती है उसके फादर की, फरनान। वो बोलता है यस फादर। वो बोलता है क्यों ना हम साथ में बैठ के खाना खाएं।
वो बोलता है ठीक है। उसके फादर फिर अपने बटलर से डिस्कस कर ले होते हैं, तुम्हें क्या लगता है फरनान कैसा है? वो बोलता है ये बहुत बढ़िया मर्चेंट वगैरह बन गया, इनकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी काफी अच्छा बन गया है। तो उसके फादर बोलते हैं लगता है मेरा बेटा लूना से कुछ फीलिंग्स वगैरह आने लग गया, वरना मेरा बेटा जो पैसों के लिए इतना भूखा है वो ऐसे ही किसी को स्पॉन्सर वगैरह कर रहा है, उसका इंटरेस्ट माफ कर रहा है, मेरे को विश्वास नहीं होता, मेरे को लगता है मेरे घर की बहू आने वाली है। अरे उसका बटलर बोलते नहीं मास्टर, मेरे को ऐसे लव की फीलिंग वगैरह तो नहीं लगी। उसका वो बोलते हैं फिर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना और फरनान आपस में बैठ के बाकी पेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिन्होंने आपस में पेयर फॉर्म करे हैं वो टूर्नामेंट के लिए। फरनान उसे कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे पेयर के बारे में सबको पता भी चल गया और वो पीछे से बातें भी बना रही है। लूना बोलती है हाँ मुझे पता है, वो सब बोल कह रहे हैं कि मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ, इतना मैंने एक्सपेक्ट भी करा था, तो मेरे को इससे कोई परवाह नहीं है। तो वो बोलता है इसीलिए मेरे को पैसा बहुत पसंद है, इससे मैं कुछ भी तुम्हारे लिए बाय वगैरह कर सकता हूँ। फिर लूना सोचती है ये मनी ग्रैबिंग साला चूतिया आदमी, पैसों का भूखा। और फिर वो उसके आगे एक बॉक्स और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आगे करता है। बॉक्स में होता है एक एलेक्सर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो उसकी हेल्प करेगा उसके ऑरा वगैरह डेवलपमेंट के लिए। और वो इंट्रोडक्शन का जो लेटर होता है वो उसे बोलता है कि इसे तुम मेरी मर्चेंट गिल्ड में ले जाना, वहाँ से तुम बढ़िया से बढ़िया आर्मर जो भी लेना चाहो या स्वॉर्ड लेना चाहो वो तुम ले सकती हो। वो बोलती है ये काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं ले सकती, और ऊपर से ये जो इलेक्सर है मैना ड्रैगो रूट जो जिसे कहते हैं ये काफ़ी महंगा है। वो बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा। तो वो कहती है ठीक है अगर तुम मेरे को देना चाहते हो। फिर वो बोलता है कि अभी मेरे को और भी काम है तो मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना, क्लास में मिलते हैं। और वो कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से ना वो फर्स्ट ईयर के वहाँ चला जाता है जहाँ पे वो क्लासेस चल रही होती है, आपस में वो डुअल वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वो देखता है कि अरमान कहाँ है, तो उसे वो दिख जाता है और वो सोचता है ये वही जर्नी है जहाँ से अरमान की जर्नी शुरू होगी ताकतवर बनने के लिए। उसे पीछे से आवाज आती है तो वो देखता है और फिर वो बोलता है कि योर हाइनेस आप कैसे हैं। तो वो जो प्रिंस होता है ना वो बोलता है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी वगैरह ड्रॉप करो, कैजुअली बिहेव करो मेरे सामने। पर वो बोलता है हम 2 साल बाद मिले तो मेरे को लगा रिस्पेक्ट वगैरह देनी चाहिए। तो फिर वो प्रिंस पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, यहाँ किसी न्यू कमर ने तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह जाग गया है क्या? वो बोलता है नहीं, मेरा तो सिर्फ इंटरेस्ट हाई रैंकिंग वगैरह के लिए होता है, मैं तो सिर्फ यहाँ ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या एंट अरमान से मिलने आया गया? तो फिर वो प्रिंस होता है वो बोलता है हाँ, अगर डिसेंडेंट ब्लड लाइन का जो डायरेक्ट हो वो इतने सालों से वैसे एकेडमी में नहीं आए पर अब आ गए हैं तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसको देखने के लिए। तो फिर वो प्रिंस ना उसे एक और की तरफ देख के बोलता है लगता है ये भी अरमान को देखने आया है, और वो होता है वरियन कैलबुरुडेन। और वो बोलता है कि ये भी सेकंड क्लास में है और ये भी अरमान की पोजीशन लेने आया है, जिनका अब नोबल फैमिली वैसे ही गिर गया तो ये उनकी पोजीशन को ओवरटेक करना चाहता है, इसीलिए ये अरमान को टारगेट कर रहा है शायद। फिर उसी को वो भविष्यवाणी याद आ जाती है कि ये वही मूवमेंट है कि जब एंट अरमान फेमस होगा इसको हरा के और उसकी जर्नी बिगिन होगी। नेक्स्ट सीन में हम फिर देखते हैं कि उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अपना डुअल स्टार्ट करो, और एंट अरमान और उसके ओपोनेंट के बीच में डुअल स्टार्ट होता है। उसका एनिमी उस पर चार्ज करता है बिल्कुल ही और स्लैश मारता है स्वॉर्ड का बिल्कुल उसकी नेक पे, पर वो बिल्कुल उछल के एकदम से डॉर्ज कर लेता है। इतने में वो प्रिंस जो खड़ा होता है ना वो बोलता है कि वैसे तो रैंडम अपोनेंट सिलेक्ट होते हैं एक दूसरे से, पर मेरे को लगता है अरमान कुछ ज्यादा ही अनलकी है क्योंकि उसका सिलेक्शन 10th रैंक के डेनरन से हुआ है, और जबकि उसकी रैंक तो सिर्फ 38 थी है। और वो बोलता है मेरे को लगता है ये हार ही जाएगा, ज्यादा मैच देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो बाद में मिलते हैं। तो वो बोलता है मेरे को ऐसा नहीं लगता। और फिर वहां देखते हैं कि मैच का रुख बिल्कुल ही पलट जाता है। अब अरमान ऑफ डिफेंस की जगह ऑफेंसिव पे हो जाता है और वो बिल्कुल अपोनेंट पे चार्ज कर देता है, उसकी स्वॉर्ड से बिल्कुल उसकी ना शर्ट भी काट देता है। ये देख के वो जो उसका ओपोनेंट होता है वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 38th रैंक वालों से हारूंगा, और ऑडियंस में भी जो लोग होते हैं वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये सिर्फ एंट अरमान अभी लकी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इसको हरा दे, वो रैंक 10 था आखिरकार। तो वो गुस्से में अपना ऑरा चार्ज करता है और वो जो प्रिंस खड़ा होता है वो बोलता है कि अब तो ये गया, ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा। पर अपना फरनान सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये हार ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रोटैगनिस्ट है इस चोरी का। और फिर हम देखते हैं कि अरमान उस पर भी चार्ज कर देता है और दोनों की ड्यूअल हो ही रही होती है। अरमान फिर एक स्लैश मार के उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाता है, तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये ड्यूअल खत्म हुई और अरमान इज द विनर।
और पीछे से फरनान सोच रहा होता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट काफी काम आ रही है, इसको मैं अपनी साइड में रखूंगा और अगली बारी है लूना की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फरनान और लूना एक साथ बैठे होते हैं वो क्लास में, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो विस्पर कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेकंड और 10th रैंक उन्होंने एक पेयर बना लिया। वो बात कर रही होते हैं, इतने में इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सब अपने फेयर फॉर्म कर ही चुके हैं। तो फिर वो उनको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ये एग्जाम कैसे होगा, कि ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, मैप दिखा के बोलते हैं, और वो एंडिंग पॉइंट है, तुम्हें वहां सिर्फ 2 घंटे के अंदर पहुंचना है। और उनको वो मैप वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे क्या है। और फिर वो जो मैजिक टीचर होती है वो अपने मैजिक से उनको डेस्टिनेशन पे टेलीपोर्ट कर देती है जब उनका एग्जाम शुरू हो जाता है। लूना और फरनान जहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि पहले तो हमें पोजीशन पता लगानी होगी हम कहाँ पे, और हमें मैप ढूंढना होगा। इतने में उन्हें पीछे से आवाज आती है, तो उनके 2 ही क्लासमेट खड़े होते हैं। तो फरनान बोलता है ये तो केन और फॉलन है जो कि 70th रैंक पे हैं। तो वो लूना पूछती है क्या करना चाहिए इनका, बोलता है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा प्लान फॉलो करूंगा। वो बोलती है गुड, और फिर बोलती है कि एडिशनल पॉइंट्स के लिए मेरे को इन्हें हराना होगा, और वो तुरंत उन पे जंप कर देती है और एक शॉट में उन्हें हरा डालती है। और हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, ये टूर्नामेंट काफी बढ़िया, लोग जल्दी जल्दी से एलिमिनेट हो रहे हैं। जो मेल इंस्ट्रक्टर होता है ना वो फीमेल इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि तुम्हें कोई पेयर में इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वो बोलती है लूना और फरनान। फिर वो मेल इंस्ट्रक्टर बोल पड़ता है कि पर लूना इस पेयर में डिसएडवांटेज पे है क्योंकि यार फरनान की रैंक इतनी अच्छी नहीं है। वो बोलती है कि वो तो देखा जाएगा, क्योंकि फरनान अभी तक अपने ग्रेड्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो वो उतना ताकतवर है कि उसकी रैंक काफी अप हो सकती है अगर वो चाहे तो। फिर हम देखते हैं कि फरनान एक क्लिफ पे खड़ा होकर ना अपनी लोकेशन का पता लगा रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है और उन्हें किस डायरेक्शन में जाना होता है। फिर वो लूना को बताता है कि हमें यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में जाना, और रास्ते में हमें और काफी प्लेयर्स भी मिल जाएंगे जिनको तुम हरा के पॉइंट्स वगैरह ले सकते हो। इतने में ना उनपे एक स्नीक अटैक हो जाता है बिजली का, पर फरनान अपने मैजिक से उसे रोक लेता है। जिसने वो अटैक किया होता है वो सामने आता है, तो लूना चिढ़ के बोलती है करीलो डैनिव तू कितना कावड़ है, पीछे से हमला करता है। वो बोलता है मैं कोई कावड़ वावड़ नहीं हूँ, ये रियल टाइम बैटल है, इंस्ट्रक्टर ने बताया भी था, तो तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। इतने में लूना बोल पड़ती है कि ये हमसे इतना गुस्सा गुस्सा क्यों है। तो वो बोलता है ये वही है ना जो तुम्हारे साथ पेयर वगैरह करना चाहता होगा, शायद ये इसलिए गुस्सा है, इसको लगता होगा कि मैंने तुम्हें इससे छीन लिया। लूना बोलती छीन लिया मिल लिया क्या होता है, मैं क्या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हूँ क्या। वो बोलता है कि ये छोटे से दिल वाले आदमी है, क्या करे। वो चिढ़ जाता है, बोलता है कि यार अपनी बकवास बंद करो और आओ मेरे से, चलो अपनी ड्यूल बिगिन करते हैं। तो वो फरनान उसे बोलता है लूना चलो तुम अपना बेस्ट दो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगा। लूना बोलती है कैसे सपोर्ट करोगे, बोलते हैं वो तो देखेंगे, और फिर वो अपना मैजिक स्टार्ट करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सायोनारा दोस्तों, बाय बाय।